हाय गाइस, सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किया था, वो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार यूनिट सेल्स बताए थे कितने तरीके के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन बताया था और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था। उसी में आज पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। पैकिंग एफिशिएंसी में जेड की वैल्यू लगती है, तो अगर आपने जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं देखा है, नहीं आता है, तो पार्ट सेकेंड वाली वीडियो देख लेना। हाँ, तो पैकिंग एफिशिएंसी पहली बात हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है सॉलिड स्टेट चैप्टर में। तो पैकिंग एफिशिएंसी, अगर किसी भी चीज की एफिशिएंसी हमें देखनी पड़ती है, जैसे हमारे घर पे कूलर वगैरह चलते हैं तो वो कितनी अच्छी हवा डालते हैं, कितनी एफिशिएंटली वर्क करते हैं, इसीलिए। अभी सॉलिड्स में इसका क्या काम है, सॉलिड्स में कोई भी जैसे यूनिट सेल्स है, कोई भी हमारी यूनिट सेल है, यूनिट सेल्स में एटम्स हमारे अरेंज होते हैं, वो कितने एफिशिएंटली अरेंज है। हमने इसको इतना टाइटली ही पैक किया है, बट फिर भी क्या है, ये स्पेस यहाँ पे छूट गई है, ये स्पेस यहाँ पे रह गई है। तो इसी यही है कि जो ये एटम्स हैं कितनी एफिशिएंटली इन्हें हमने एक यूनिट सेल में अरेंज किया है, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। इसी पैकिंग फैक्टर भी होता है, पैकिंग फ्रैक्शन भी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में ही डिफरेंस होता है हमारा। पहले को बताती हूँ कि पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। हमारा पैकिंग फ्रैक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो पहली बात तो वो रेशियो है, और पैकिंग फ्रैक्शन हम एक के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। वही जो पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ये परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और ये होती है कि किसी एक के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक के लिए कैलकुलेट करते हैं ये। अभी पैकिंग एफिशिएंसी हमारी टू डायमेंशन के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 3 डायमेंशन यूनिट सेल्स के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई 2 डायमेंशन में कैसे कि जैसे यहाँ पे बना स्क्वायर है, उसमें भी हमारे एटम्स अरेंज होंगे, तो वो कितने क्लोजली पैक्ड होंगे, उसकी क्या एफिशिएंसी होगी, ये देखेंगे हम। 2D में इसका क्या फॉर्मूला होगा पैकिंग एफिशिएंसी का। अब ये देख लो, ये जो रिंग्स हैं, ये हमारी रिंग्स हैं। सॉरी, इसको बाहर करके नहीं बनाना है, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर पैक होंगे हमारी, तो इसको ऐसे एटम्स क्या इसके अंदर पैक होंगे, अंदर होंगे स्क्वायर के अंदर। तो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी का पहले फॉर्मूला देख लो क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द area occupied by the atom, area occupied by atom upon total area occupied by atom upon total area of the unit cell। अभी देखो, जो ये रिंग है, ये रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है हमारा। रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, ये ए मान लो साइड को, ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो गया। हमारे इसमें कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, तो हम यहाँ पे क्या 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एटम्स होंगे उसका मल्टीप्लाई पर यूनिट एटम के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ये जेड की वैल्यू पिछली बार जो कैलकुलेट करना बताई थी, उसी का यूज है इसमें। तो ये हमारा 2D के लिए हो गया। अब 3D के लिए कैलकुलेट करना, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2D के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है। टू डायमेंशन में हम क्या यूज करते हैं, एरिया यूज करते हैं, और 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम टर्म का यूज करते हैं। 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम टर्म आ जाती है, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी देखो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, हाँ उस वाले फॉर्मूले में 100 का मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाली जाती है, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा उसमें। पैकिंग एफिशिएंसी देख लो 3 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन यूनिट सेल्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम, ये फॉर्मूला वॉल्यूम occupied by atoms या lattice points
लैटिस पॉइंट्स भी हमारे क्या एटम्स ही हैं जो यूनिट सेल को बनाते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स या लैटिस पॉइंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्योंकि क्यूब के अंदर ही अरेंज होता है। क्यूब ले लिया, क्यूब का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। और जो इसमें एटम्स है, एटम्स हमारे क्या स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो अभी पैकिंग एफिशिएंसी हम सारे यूनिट सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए कैलकुलेट करेंगे, बीसीसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहले देख लो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है हमारी, उसमें क्या है, हमारे एटम्स बताया था कि एटम्स हमारे क्या सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एटम्स हमारे क्या सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। सारे एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का यही सेम फॉर्मूला यूज होगा हमारा। इसमें ये है एच लेंथ, ये ए मानेंगे, और जो कैलकुलेट करना बताया था ए और आर के बीच का रिलेशन, वो इसमें यूज होगा, और जेड की वैल्यू भी यूज होगी। जेड की वैल्यू क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है। इसमें क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स कितने हैं, 8 एटम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स होते हैं, और 8 एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8 होता है। ये हमारी क्या है जेड की वैल्यू है, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं, ये हमारा क्या है जेड की वैल्यू है, तो ये डायरेक्ट 1 लिख देंगे। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम क्या, इसमें एटम कैसे प्रेजेंट है, क्या स्फीयर फॉर्म में प्रेजेंट है। ओरिजिनली हमारे सिंपल क्यूबिक में एटम्स कैसे प्रेजेंट है, तो ओरिजिनली जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है वो हमारी ऐसे ऐसे होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे स्फेरिकल फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमारे क्या हो गया इसका ए क्यूब हो गया। तो सिंपल क्यूबिक के लिए सिंपल लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए और आर के बीच का रिलेशन पिछली बार बताया था, ए और आर फिर से देख लो एक बार, ए और आर के बीच का रिलेशन, इसमें ए है और ये यूनिट सेल्स कैसे प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, ये आर और ये भी हमारा आर है, तो ये कितनी हो गई 2r हो गई, 2r, और ये लेंथ तो हमने एज लेंथ हमने मान रखी है, वो हमारी ए है। तो इसमें ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी इसमें आर की वैल्यू निकाल लेंगे a/2, आर की वैल्यू निकाल लेंगे a/2, और आर में हम इस ए की वैल्यू को रख देंगे, तो 4/3 पाई a/2 होल क्यूब बाय ए क्यूब। इसे आप कैलकुलेट कर लो सिंपल, 100 भी लिखेंगे क्योंकि हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में होती है, बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। फ्रैक्शन मतलब होता है रेशियो फॉर्म में, और रेशियो हमारा क्या होता है, कोई चीज कोई जो जैसे पार्ट में होती है ऊपर वाली यूनिट अपॉन टोटल लेते हैं, तो इसमें भी वही चीज है, बट 100% में कैलकुलेट कर रहे हैं इसे हम, क्योंकि ये एफिशिएंसी है। अब इसे कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, इसमें कोई रटने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, नेट में आएगा, नेट में आएगा, गेट में भी आ जाता है। गेट में यही नहीं पूछ लेते हैं कि बता दो सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल बता दिया 52% होती है, तो रटने वाला नहीं आएगा, निकालने वाले के लिए आएगा कि हाँ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालो। तो प्रोसेस पता होगा, मेथड पता होगा निकालने का, फॉर्मूला याद होगा, तो आसानी से निकाल सकते हो। बाकी कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन इसकी बहुत ही ईजी है। तो 4/3 पाई ए क्यूब, 2 का क्यूब हमारा हो गया 8, और यहाँ पे ए क्यूब कैंसिल हो गया, 4 ये हमारा 2 हो गया, तो आया पाई/3 2 = 6। पाई/6 को कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 52%। ये आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखो सिंपल क्यूबिक के बाद बीसीसी बहुत सेम मेथड से कैलकुलेट करना है। बीसीसी को भी फॉर्मूला यही यूज होना है, सब में सेम फॉर्मूला यूज होगा।
अब देखो बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में क्या है, जेड की वैल्यू बीसीसी में क्या होती है, देख जेड की वैल्यू क्या पता तो है ही कि कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा क्या बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। तो इसकी एक बार और देख लो जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये 8 एटम्स है, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8 होता है, और प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है तो सबसे ही कंट्रीब्यूशन है उसका, तो उसका 1 ले लेंगे। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगी 2, इसमें जेड की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया हमने। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम हमारे स्फेरिकल है, सेम चीज सेम फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, सेम फॉर्मूला यूज होगा। ध्यान क्या देना है, ए और आर के बीच का रिलेशन। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि बीसीसी एफसीसी में ए आर की वैल्यू क्या होगी। हमेशा याद रखो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में हम क्या बॉडी डायगोनल यूज करते हैं। बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करना मैंने बताया था पिछली बारी कि उसकी वैल्यू होती है √3a होती है। तो सिंपल याद रखो √3a वैल्यू होती है, और क्या ऐसे और ये वाले एटम्स को लेते हैं, ये वाले एटम्स को, इनके बीच का क्या होता है 4r हो जाता है, और इस वाले r में आपको वैल्यू रखनी है, तो r की वैल्यू निकाल लो इससे, r इज इक्वल टू √3a/4, इस r की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। अब बस कैलकुलेट कर लो, निकल आया। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें रटना हो, कुछ सिंपल वैल्यू रख देनी है और निकल आएगा √3a/4 होल क्यूब। बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्योंकि सेम कैलकुलेशन नहीं आती, डिफरेंट कैलकुलेशन आएगी, तो फॉर्मूला याद रहेगा और ये मेथड याद रहेगा तो अच्छे से हो जाएगा। ये और आर का रिलेशन याद रखना। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये 2 है इंटू 100, हमेशा भूल जाती हूँ, यहाँ पे भी लिख लो, लैटिस पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, इंटू 100, ये हो गया। अभी सिंपल इसे 4/3 पाई √3 का क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, एक √3 और 3 इंटू √3, a का क्यूब करेंगे a क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा अपॉन a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 है बीसीसी के, यहाँ पे 4 है, इससे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे 16 आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से एक बार 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बच गया, पाई √3, पाई बचा, √3 बचा और 8 बचा। इसको कैलकुलेट कर लोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी 67.9 आएगी, तो लिख दोगे 68। तो और इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है, मतलब वो डायरेक्ट 68% नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसमें पूछा था कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, और उसमें 68% नहीं लिखा था, उसमें अप्रोक्सीमेट पहले लिखी थी 70%, ऐसे लिखेंगे। तो इसके आसपास जो वैल्यू होगी वो हम टिक कर देंगे। बीएचयू के एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ये 70% अप्रोक्सीमेटली, जब भी अगर पूछा जाएगा तो ये टिक कर देंगे। अगर और सारे ऑप्शन दिए होंगे, जो क्लोजेस्ट इसके होगा उसे हम टिक कर देंगे। बीसीसी के बाद एफसीसी का कैलकुलेट करना देख लो। हाँ, सेम ही फॉर्मूला यूज होना है एफसीसी में भी, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। एफसीसी में क्या है, एफसीसी में एटम्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। एफसीसी में क्या कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे और सारे फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो इसकी जेड की वैल्यू बताई थी, 8 होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कॉर्नर्स वालों का जो फेस में 6 प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, वैल्यू आ जाएगी 4। इसमें रख दी जेड की वैल्यू 4, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए और आर के बीच का रिलेशन, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी डायगोनल देखते हैं, वैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फेस डायगोनल देखते हैं। बहुत ही आसान है, हमें बस ये टर्म्स याद रखो, टर्म्स से ही हो जाएगा क्वेश्चन। और फेस सेंटर्ड की वैल्यू क्या होती है, √2a होती है, और फेस सेंटर्ड की वैल्यू √2a होती है। और उसके बीच का जो फेस सेंटर में बताया था कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी टच नहीं करते इसमें एटम्स, सिंपल क्यूबिक की तरह एटम्स टच नहीं करते, दूर दूर होते हैं ऐसे। और ये फेस में एक एटम प्रेजेंट होता है, तो इसकी ये क्या लेंगे, ए लेते हैं, तभी ये फेस के सेंटर से ऐसे जाता है और ये ट्रायंगल बनता है। इसका क्या होता है, ये क्या √2a होता है, और ये क्या RR होते हैं, तो ये यहाँ पे 4R के बराबर। अब इससे हम क्या R की वैल्यू निकालनी है, ऊपर R की वैल्यू रख दो, R क्या होगा √2a/4। इस R की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, 4 × 4/3 × पाई √2a/4 का होल क्यूब इंटू 100/a³। कैलकुलेट कर लो, 4 4 जा 16, और पहले खोल लेते हैं किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। पाई √2 का होल क्यूब करेंगे 2 × √2 और a³ बन जाएगा ये हमारा, और यहाँ पे 4 4 64, ये हमारा 64 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा a³, अपॉन में हो जाएगा a³ कैंसिल हो गया, 16 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आया, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आया, और a³ तो कैंसिल हो ही गया। तो अब क्या बचा, पाई इंटू √2/2। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, ये देखूं मैं, a³ 4, FCC के लिए 4 4/3 पाई R का रिलेशन है 4R = √2a, R की वैल्यू होती √2a/4, √2a/4, 3 ये सही है एकदम। इसके बाद √2a का क्यूब कर दिया तो 2√2 आया, और सॉरी यहाँ पे ये वही, यहाँ पे 3 भी तो है, तो इसमें 3 2 जा 6। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली FCC के लिए आ जाएगी 74%। ये वैल्यूज आपको याद ही हो जाएंगी, इसमें मतलब 1-2 बार सॉल्व करोगे ना, ये वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। बट मेथड आपको याद रखना, मेन क्या है, मेथड है A और R का रिलेशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा तो फिर डायरेक्ट नहीं कि 74% उसमें लिखा होगा टिक कर दो, कुछ और वैल्यू दी होगी कैलकुलेट करने के लिए कि ऐसे एटम प्रेजेंट है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, तो फॉर्मूला याद होगा, मेथड में निकालेंगे। देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो से डिनोट करना है। इसमें क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, जो जनरल फॉर्मूला होता है उसे याद रखो, उसी से ही लिख लोगे। मास तो क्या है, मास ऑफ द यूनिट सेल, इसका फॉर्मूला मास ऑफ द यूनिट सेल, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि ये हर साल नेट में इससे क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ स्पेशलिटी होगी इसकी। हम पहली बात तो Z × M/a³, ये इसका नॉर्मल वे है रिप्रेजेंट करने का। हाँ, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये जो M है, M हमारा क्या है, मास है। मास को हम डायरेक्ट इसी फॉर्म में नहीं लिखते, मास हमारा इसमें M/Na के फॉर्म में लिखा जाता है। M क्या है, इसमें क्या मॉलिक्यूलर मास है ये। अब जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि NaCl की डेंसिटी कैलकुलेट करो, उसका हमारा मोलर मास, उसका हमारा मॉलिक्यूलर मास दे रखा होता है, हम उसे Na से डिवाइड करते हैं। Na से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे कि n ग्राम दे रखा है NaCl का, तो उसमें Na हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23 लिखा होता है। तो अगर Na का हमारा m है मोलर मास, तो
हम 1 के लिए कितना निकालेंगे, m/na हो जाएगा। तो फॉर्मूले में हमें यही इसकी स्पेशलिटी है कि m को हम m/na के फॉर्म में लिखते हैं, z इज इक्वल टू zm/na इंटू a क्यूब। हाँ, इसमें क्या है कि अगर ये याद ना भी रखो ना तो ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ये फॉर्मूला याद कर लोगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जेड तो इसमें पता ही भाई, FCC, BCC जितनी भी टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं उनका हम कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। जैसे NaCl के लिए फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, 4 होता है। फॉर्मूला यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगी क्योंकि फॉर्मूला यूनिट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, मोटा है, उसको समझाने क्योंकि उसमें और सारी चीजें भी हैं, तो वो चीजें नेक्स्ट वाले पार्ट में समझाऊंगी। अभी देख लो NaCl का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, 4 होता है हमारा। CaCl का हमारा फॉर्मूला यूनिट 1 होता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। अभी देख लो ये नया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले वो बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ये चीज है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आता नहीं है जनरली। और ये आपको मैं करा चुकी हूँ, ये पोर्शन आइडियल वाला बताया ही था कि ए और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये वही है, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो ये ए और आर के बीच ये सिंपल क्यूबिक का रिलेशन है। सिंपल क्यूबिक में कौन से वॉइड प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड के बीच में ए और आर का रिलेशन है, उसमें कौन से वॉइड प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा a√2, ये भी हमारा फेस सेंटर्ड के लिए, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए, वो उसमें क्यूबिकल और BCC वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या रियल वैल्यूज हैं, ये रियल वैल्यूज हैं जिसमें हमारे यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या है, ये रेडियस दे रखी हुई है कि मतलब इसके और इसके बीच में रेडियस की वैल्यू एटम्स में पाई जाती है। और ये हमारे क्या है, ये आइडियल वैल्यूज हैं। आइडियल ऐसे ये वैल्यू हमारी जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल रेंज है ये हमारी रियल वैल्यू रेंज है। और ये चीज आपको याद करने वाला है, इसमें कैलकुलेशन नहीं ध्यान देना है, बस ये सिंपल आपको ये याद करना है क्योंकि डायरेक्टली ऐसे आ जाता है क्वेश्चन की ये रेशियो ये रेडियस रेशियो दे रखा होगा, ऐसे ही दे रखा होगा, कोई भी या तो बीच की टर्म दे रखी होगी और उसमें पूछेगा कि उसमें कौन, और उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। और अगर आपको ये याद होगा तो ये आप सिंपल टिक कर सकते हो कि हाँ ट्रायंगुलर वॉइड उसमें प्रेजेंट है। तो ये याद कर लेना कि 0.115 से 0.225 में ट्रायंगुलर वॉइड होता है, उसका रेशियो ये होता है और उसकी आइडियल वैल्यूज ये होती हैं। बाकी सब भी आप देख लेना, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल, ये रिलेशन देख लेना। बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट में मैं डेंसिटी, जो यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कराइए, उसके बेस में न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और मिला एंड डाइसिस ये सब कराऊंगी। हाँ, और फॉर्मूला यूनिट वाली चीज नेक्स्ट में समझाऊंगी। और वॉइड्स का भी बचा हुआ है, वॉइड्स वाला भी इम्पोर्टेंट करा लूंगी जिसके बेस में क्वेश्चंस आते हैं नेट में गेट में। और आई होप आपको आज का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।